हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कॉमर्स की क्लास 11-12 की और सीयूईटी की सबसे बेस्ट कंटेंट और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट। एंड मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली, और मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं सीयूईटी का मॉक टेस्ट नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का। तो ऑलरेडी हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज हो चुकी है बेटा जी स्टार्ट। एंड ट्रस्ट में, अगर तुमने बेटा अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं करा है ना, तो अब कर दो। बहुत 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 कम टाइम बचा है। एंड ट्रस्ट में, अगर अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही है ना, 1 महीने बाद जब तुम्हारे दोस्तों को कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यार ये टाइम, ये पेपर, ये पढ़ाई, ये मॉक टेस्ट कितने ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थे। तुम्हारा आने वाला पूरे का पूरा फ्यूचर ये बदल सकता है। और तुम्हें तब रियलाइज होगा, जो रिस्पेक्ट एक अच्छे कॉलेज के साथ मिलती है ना, इमीडिएटली जैसे ही तुम्हारे नाम के साथ एक अच्छे कॉलेज का टैग लग जाता है ना, जो रिस्पेक्ट उस टाइम मिलती है वो नहीं मिल सकती किसी भी और चीज के साथ। ठीक है, तो प्लीज बहुत कम टाइम बचा है, एक लास्ट तुम्हारे पास ऑप्शन बची है, एक लास्ट टाइम तुम्हारे पास बचा है, अब पढ़ लो। अब नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी कुछ मौके दोबारा नहीं देती है, और ये उनमें से एक मौका है। ट्रस्ट में, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ भी और कर लेना लाइफ में, सीए कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, एक अच्छे कॉलेज का जो टैग है वो दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और ये जो मौका है ये दोबारा जिंदगी कभी नहीं देने वाली है। फिर चाहे तुम ड्रॉप लेके कर लेना, अगले साल तक बहुत हाई चांसेस है कि मैथ्स कंपलसरी हो जाएगा। तो अगर तुम स्पेसिफिकली नॉन मैथ्स के बच्चे हो, तो बिना मैथ्स के कर रहे हो, तो और मुश्किल तुम्हारे लिए है। तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कर लो कर लो कर लो, आखिरी वक्त है, पढ़ाई कर लो। ठीक है, वरना तुम्हारा एक अच्छा कॉलेज रह जाएगा पूरी उम्र के लिए, फिर तुम पछताते रह जाओगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीएसटी का सीयूईटी का मॉक टेस्ट नंबर 2, जहां पर मैं तुम्हारे को 60 मिनट्स के अंदर अंदर ही, इनफैक्ट 40 टू 50 मिनट्स में पूरा 50 मार्क्स का एक जो है एमसीक्यू पूरा पेपर करवाने वाले हो, जिसको देख के तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें कितना आता है, तुम कितने पानी में हो, कितना और पढ़ने की जरूरत है, और तुम्हारा पेपर कैसा होने वाला है। देखो, ये जो पेपर है तुम में से बहुत सारे बच्चों को आसान लगेगा, क्योंकि सीयूईटी ऐसा पेपर ही नहीं है जो मुश्किल बनाया जाए। क्योंकि देखो, बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं जेई वगैरह के, ठीक है, सीए के, जहाँ पे ना हाईएस्ट टॉपर के ही 40-50% मार्क्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स के 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ट्रस्ट में, अगर तुम्हारे 50 में से 47 भी, 48 भी गलत हो रहे हैं, तो भी तुम ये सोच के चलो कि तुम्हारे नॉर्थ कैंपस के चांसेस बहुत कम है। नॉर्थ कैंपस उसी को मिल सकता है जिसके ओवरऑल सभी पेपरों में मिला के 5-7 क्वेश्चन गलत है, वरना नहीं मिल सकता है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो प्लीज इसको देखो अच्छे से। जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, पहले खुद से क्वेश्चंस को देखो, खुद से आंसर करो, और फिर मेरे साथ मैच करो, और फिर देखो कि 50 में से कितने तुमने सही करे, ताकि तुम्हें एक्चुअल में रियलाइज हो कि तुम्हें एसआरसी से छोड़ो नॉर्थ कैंपस मिलेगा भी, या तुम साउथ कैंपस तक रह जाओगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। तो बहुत क्लियरली हमें यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की शायद पूछ रहा हो यहाँ पे बात। द मैनेजमेंट ऑफ द भव्य लिमिटेड ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू द फिजिकली चैलेंज लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। तो यहाँ हमें बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि हम फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, सोसाइटी के इन पार्ट ऑफ लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आइडेंटिफाई दी ऑब्जेक्टिव्स द कंपनी इज ट्राइंग टू अचीव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव द कंपनी इज ट्राइंग टू अचीव। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव कंपनी जो है यहाँ पे ट्राई कर रही है, ताकि वो फिजिकली चैलेंज लोगों को, सोसाइटी के उन पार्ट ऑफ लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सके। Your grandfather is working in an MNC as chief operating officer, at which level he is working. Chief जहां पर भी वर्ड आ जाता है, तो chief का मतलब सीधा सीधा मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट सेम होते हैं, लोअर लेवल का ही नाम होता है। मिडिल लेवल के नाम के साथ कोई ना कोई डिपार्टमेंट का नाम जरूर आता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, चीफ यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट। थिंकिंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सोचना, ये कौन सा फंक्शन है? काम करने से पहले सोचते क्यों है? काम करने से पहले सोचा किसमें जाता है? प्लानिंग के फंक्शन में सोचा जाता है। ठीक है जी। इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में बाइंडिंग फोर्स की तरह ये काम करता है। ठीक है, ensures that all the actions are aimed to achieving the goals of the organization। कहते हैं कि ये काम करता है सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में बाइंडिंग फोर्स की तरह, और ट्राई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो गोल्स टाइम टू टाइम फुलफिल हो सके। ये कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में ये बात कर रहा है? ठीक है, अभी फिर से मैं यहाँ पर जो है बाइंडिंग फोर्स को, एक मुझे दिख रहा है मेरा कीवर्ड है, मैं उसको यहाँ पे सर्कल कर लेती हूँ। एंश्योर्स ऑल द एक्शंस आर अचीविंग एम टू अचीव द गोल्स। इनमें से कुछ ना कुछ मेरा होना चाहिए। परवेसिव की बात होती तो बोला जाता सारे लेवल, सारी कंपनीज, ऐसा कुछ बात नहीं हो रही है। ठीक है, सारे मैनेजर्स की भी बात नहीं हो रही है, तो मतलब लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूस की बात भी नहीं हो रही है कि बार बार करना पड़ेगा। यूनिटी ऑफ एक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, बाइंडिंग फोर्स के टाइम पे बात हो रही है। तो मैं सिर्फ कीवर्ड मैचिंग करूंगी। क्या मुझे बोला है अलग अलग लेवल्स की बात करेगी? नहीं। अलग अलग कंपनीज की बात करेगी? नहीं। लगातार करने की बात करेगी? नहीं। बाइंडिंग फोर्स, यूनिटी, कीवर्ड मैचिंग, आंसर।
Whether the decisions have been translated into desired action or not can be confirmed by performing which of the following function। तो हमें डिसीजन जो हमने लिए थे, ठीक है, उनसे सही काम हो पाया है कि नहीं हो पाया है, ये हम कब चेक करते हैं? हम कंट्रोलिंग के स्टेप पे चेक करते हैं। आसान क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे तुम देख सकते हो। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स पॉइंट्स आउट द डेंजर एंड कॉस्ट ऑफ अननेसेसरी लेबर टर्नओवर। कहते हैं अगर तुम अननेसेसरी लेबर को चेंज करते रहोगे तो उससे कॉस्ट भी आएगा, ज्यादा लगेगी, लेबर भी नहीं सेट हो पाएगी, तुम्हारे को बहुत दिक्कत होगी, डेंजर है, तो ऐसा मत करो। तो ये कौन सा फ्यूल का प्रिंसिपल था जिसने बोला था कि लेबर टर्नओवर को कम करो? ये किसने बोला था? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ने बोला था कि एम्प्लॉइज का, लेबर का टेन्योर, टाइम पीरियड वर्किंग उनका ज्यादा होना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम तुम लेबर का टर्नओवर ज्यादा नहीं होना चाहिए, उनको ज्यादा लंबे टाइम तक कंपनी में रखो, ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ने बोला था। नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अराइजेस ड्यू टू, इंडिया में नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्यों आई? क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए हमें एंटरप्रेन्योर्स की, बिजनेसमैन की जरूरत है। बिजनेसमैन खुद भी नौकरी नहीं मांगता क्योंकि खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोगों को नौकरियां देता है। कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है, ऑब्वियसली पैसा भी बहुत ज्यादा जनरेट होता है जब तुम बिजनेस करते हो। बैकवर्ड एरियाज भी डेवलप होते हैं जब तुम बिजनेस करते हो, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस बैकवर्ड एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं या बैकवर्ड एरिया में जाके बिजनेस करते हैं। तो ये सारे ही रीजन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया के लिए। ये हमारा ईडी वाला जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट? टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट को, टेक्निक्स किसने दी थी? हमारे टेलर ने दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। उसको कौन सा बेस्ट डिफाइन कर रहा है? Set of guidelines to take decisions and actions, procedure that involves series of steps to be taken, they are generally rules for the behavior of individuals। देखो जो rules होते हैं वो principles होते हैं, these are general guidelines, general rules for the behavior, ठीक है जी। वही चीज यहाँ पे बोली गई है, set of guidelines to take decision and action, ये सब कुछ principles में बोला जाता है, यूजुअली टेक्निक में नहीं बोला जाता है, ठीक है। कैसे बिहेव करना है, कैसे डिसीजन लेना है, ये सब प्रिंसिपल्स में बोले जाते हैं। मेजरली जो फ्योल ने हमें प्रिंसिपल्स दिए उनमें, ठीक है। टेक्निक्स जो है वो हमारे क्या है? प्रोसीजर है, प्रोसेस है, स्टेप्स कैसे कैसे तुम्हें लेने हैं वो टेक्निक्स में हमें बताया जाता है। कि जैसे मेथड स्टडी की टेक्निक है, मोशन स्टडी की टेक्निक है, वो हमें प्रोसीजर बताती है कि मोशन को स्टडी करो, मेथड को स्टडी करो, एक बेस्ट मेथड लेकर आओ, ठीक है। तो प्रोसीजर हम वाला हमारा आंसर रहने वाला, ओनली नंबर 2 शुड बी माई आंसर। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की कोई एक टेक्निक है, उसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप्स एंड साइजेस। कहते हैं कि गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट को तुम रिड्यूस करो, ऐसा नहीं कि हर चीज के 10 कलर 10 साइजेस सब तुमने रखा हुआ है, नहीं, उसको रिड्यूस कर दो और फिक्स्ड टाइप रख दो, फिक्स्ड साइजेस, फिक्स्ड कलर्स रख दो, हर अनगिनत चीजें नहीं होनी चाहिए। ये किसमें बोला गया? स्टैंडर्डाइजेशन में, सिंप्लीफिकेशन में बोला गया। देखो रिड्यूस गिवन लाइन, रिड्यूस कर रहे हो मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हो काम को, ठीक है। तो रिडक्शन सिंप्लीफिकेशन मेरा आंसर होगा। वॉयलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स, अगर एस्पिरिट डी कॉर्प्स को तुम वॉयलेट करोगे तो क्या होगा? अगर तुम एस्पिरिट डी कॉर्प्स को वॉयलेट करोगे तो क्या होगा? मिनिमाइजिंग द लेबर टर्नओवर, इससे लेबर टर्नओवर मिनिमाइज होगा? जी नहीं, लेबर टर्नओवर शायद ज्यादा हो जाए। टेक्निकली अगर तुम वॉयलेट कर रहे हो तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। तो तुम्हें नेगेटिव इफेक्ट ढूंढना है। अगर तुम वॉयलेट कर रहे हो किसी भी प्रिंसिपल को तो कुछ नेगेटिव होगा, तुम्हें यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट ढूंढना है, बट ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है तो ये नहीं हो सकता। सेल्स टर्नओवर बढ़ेगी, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसका ये भी नहीं हो सकता। नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज, ये टेक्निकली मेरा आंसर है। अगर आप अपने एनसीईआरटी में भी देखोगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी तुम्हें यही आंसर मिलेगा कि अगर तुम एस्पिरिट डी कॉर्प्स को वॉयलेट करते हो तो तुम्हें पेनल्टीज को यूज करना पड़ेगा, और यही टेक्निकली मेरा आंसर होगा। डिसऑर्डर भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ओनली नंबर 3, कि जब भी तुम एस्पिरिट डी कॉर्प्स को वॉयलेट करते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पेनल्टीज को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आजकल कंज्यूमर्स जो है बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। तो ये कौन सा एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट के कौन से पर्टिकुलर डायमेंशन की बात कर रहे हैं? तो जब भी कंज्यूमर्स की डिमांड की, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस की, उनके कल्चर की बात आती है, सोशल एनवायरमेंट की बात होती है, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ, एंटरप्रेन्योरशिप में तुम क्या करते हो? अपना बिजनेस खोलते हो, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, किसी कंपनी के सीईओ बनते हो, या सब कुछ करते हो? अब खुद से बताओ, ठीक है। टेक्निकली तुम में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सब कुछ करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, तुम सीईओ भी बनते हो कंपनी के शेयर, जी नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप में तुम सिर्फ अपना खुद का बिजनेस खोलते हो, ठीक है। किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदना, इसका मतलब तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे हो। इसका मतलब तुम जॉब ले रहे हो, कंपनी नहीं खोल रहे हो, ठीक है। इसका मतलब तुम जॉब ले रहे हो किसी कंपनी में एज अ सीईओ, तुम्हारा खुद का बिजनेस खोलना ही एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। With the revolution taking place in the manufacturing of mobile phones with super class cameras, the business of cameras in the consumer market has taken a hit। कहते हैं आजकल फोन आ गए, तुम हर चीज फोन में रिकॉर्ड कर लेते हो, कैमरा खरीदते ही नहीं हो, ठीक है। तो कैमरा का जो बिजनेस है वो बहुत कम हो गया। कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरमेंट का?
टेक्नोलॉजिकल है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी है अब वो काम में नहीं आती है, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे बात हो रही है। द नेचर ऑफ रिलेशन ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, हमारी कंट्री का रिलेशन कैसा है दूसरी फॉरेन कंट्रीज के साथ, ठीक है, इसकी बात हमारे कौन से पर्टिकुलर डायमेंशन में होती है, इसकी बात बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में होती है। देखो हमारा रिलेशन कैसा है, ये कोई लॉ नहीं है कि हमें रिलेशन ऐसे ही मेंटेन करके रखना है, दिस इज नॉट अ लॉ, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना खुद की मर्जी है, ठीक है। अगर कांग्रेस पार्टी आएगी वो अलग तरीके से रखेगी, बीजेपी अलग तरीके का रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, ऐसे ही हर देश में होता है, जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी बदलती है तो उनका दूसरे देशों के साथ रिलेशन भी बदलता है। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, सोशल इकोनॉमिकल या लीगल पे डिपेंड नहीं करता है कि तुम्हारे देश का दूसरे देशों के साथ रिलेशन कैसा है। एंड ऑब्वियसली जैसा रिलेशन होगा वो तुम्हारे बिजनेस के भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, हर चीज को इफेक्ट करेगा, ठीक है। बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इज लेड बाय इट्स विजनरी सीईओ, ठीक है। इट हैज अ रेप्यूटेशन फॉर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर सर्विस। ही रिकॉग्नाइज्ड द नीड टू कंटिन्यूअसली इनोवेट and provide customers with the latest products, wanted the company to be the market leader in electronics. He knew that to realize his ambitious vision, he needed a clear and well-defined plan that would provide broad contours on the company's business. उसको पता था कि हमें बहुत अच्छे defined plan चाहिए। उसकी टीम ने extensive research करी, ठीक है, ट्रेंड्स को देखा, कस्टमर के प्रेफरेंस को देखा, कंपेटिटर्स को देखा और एक प्लान को प्रिपेयर किया, ठीक है। और A plan was prepared defining the company's direction, जिस एक प्लान बनाया गया जिस प्लान ने कंपनी की डायरेक्शन को और कंपनी के लॉन्ग रन में स्कोप को डिफाइन किया, ठीक है। ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, ये जो कंपनी थी ये काफी ज्यादा बढ़िया मार्केट लीडर बन गई 2 साल में। कौन सा टाइप ऑफ प्लान था जो बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया था, तो मैं तुम्हें पहले भी पिछले भी मॉक टेस्ट में मैंने बताया है, जैसे ही तुम्हारे पास कीवर्ड आ जाए लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म में हमेशा तुम क्या इंप्लीमेंट करते हो, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हो, और कोई दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता। जैसे कीवर्ड आ जाए कि कौन सा प्लान है जो लॉन्ग रन के लिए बनाया गया था, तो वो तुम्हारा स्ट्रैटेजी होता है और कुछ नहीं होता। रूल स्ट्रिक्ट होते हैं। पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी आर द guidelines to understand the strategy. Policies are the general guidelines जिससे तुम strategy को समझते हो। प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप होता है, पॉलिसी का स्टेप्स होते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन जैसे ही वर्ड आ जाए, strategy should be your answer in the long run. What are the certain assumptions about the future on the basis of which plans will be formulated? प्लान्स बनाने के लिए, फ्यूचर के लिए तुम कुछ assumption लेते हो, वो assumptions क्या होती है, वो assumptions होती है प्लानिंग की premises। premises का मतलब ही assumption होता है। तो प्लानिंग का प्रोसेस में सबसे पहले तुम प्लानिंग का एक प्रॉपर प्रेमिसेस बनाते हो, वही assumptions को यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। कौन सी चीज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग नहीं है? प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, प्लानिंग डायरेक्शन दिलाता है, प्लानिंग स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करता है, प्लानिंग इनोवेशन को प्रमोट करता है। इनमें से कौन सी चीज प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है? तो ये एक पॉजिटिव चीज है, ये एक अच्छी चीज है कि वो इनोवेशन देता है, ये भी एक अच्छी चीज है कि वो एक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करने में मदद करता है, जिन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे तुम कंट्रोलिंग करते हो। ये भी एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है कि वो तुम्हें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से तुम अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हो। बट ये ठीक है, मतलब अब मेरा नाम अंशिता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस तो नहीं है, ये मेरा इंपॉर्टेंस तो नहीं है कि अरे वाह इसका नाम ये है ना, नहीं ना, ये प्राइमरी फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ठीक है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, मेरा नाम अंशिता है, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, ये मेरी इंपॉर्टेंस तो नहीं है ना कि मैं इस वजह से इंपॉर्टेंट हूं, नहीं, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये मेरा आंसर होने वाला है। Which of the following is important for planning? Important for planning इनमें से कौन सी चीज है? लीडरशिप को डेवलप करना, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स क्रिटिकली, सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लान एंड रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। इन सब में से सबसे जरूरी क्या चीज है प्लानिंग करने के लिए, अच्छे से प्लानिंग करने के लिए? इनफैक्ट कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस में से है? तो इन चारों चीजों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए देखो क्या है, रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। कि प्लानिंग जब हम करेंगे ना, तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज को रिमूव कर सके थ्रू प्लानिंग। क्योंकि हमने प्लानिंग भी कर दी, फिर भी फ्यूचर हमारा पूरी तरह से अनसर्टेन है, फिर भी जहां पे हम पहले खड़े थे अब भी वहीं खड़े, उसका कुछ फायदा नहीं है। तो जब हम प्लानिंग करेंगे एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज को हम रिमूव कर सके वाया प्लानिंग। तो ये मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है डैश इज द फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। कहते हैं एक फ्रेमवर्क है जिस फ्रेमवर्क के अंदर सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। तो देखो डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये भी कोई फ्रेमवर्क नहीं है। फ्रेमवर्क मेरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कि कैसा रिलेशन है लोगों के बीच में, वर्क का, रिसोर्सेज का, कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सभी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर आती है। तो आंसर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डैश इज द ड्यूटी फॉर जॉब परफॉर्मेंस। ड्यूटी क्या है, ड्यूटी है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर,
ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, आंसरेबिलिटी। ड्यूटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिनोनियम है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हम किसको बोलते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हम किसको बोलते हैं, लेंथ ऑफ टर्म फॉर विच अ मैनेजर इज अपॉइंटेड, उसको हम टेन्योर बोलते हैं, स्पैन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं कि एक मैनेजर का टेन्योर कितना है, वो कितने टाइम के लिए अपॉइंटेड था। नंबर ऑफ मैनेजर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन टॉप मैनेजमेंट, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर, इस चीज को बेटा हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक सुपीरियर के अंदर, उसके नीचे अंडर उसके कितने सबऑर्डिनेट्स है, वो एक टाइम पे कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर रहा है, ये होता है मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। अकाउंटेबिलिटी फ्लोज, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, आंसरेबिलिटी कहां से कहां फ्लो करती है। तो क्या एक सीनियर अपने जूनियर को जवाब देता है, ये जूनियर अपने सीनियर को जवाब देता है, तो ऑब्वियसली बात है सीनियर क्वेश्चन पूछता है तो जूनियर जो है वो ऊपर अपने सीनियर को जवाब देता है, आंसर करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, अपवर्ड्स, कि नीचे से जूनियर जवाब देता है, आंसरेबल होता है, अकाउंटेबल होता है टू द सीनियर। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनमें से कौन सा है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, ऑल ऑफ दिस। तुमने स्टाफिंग के चैप्टर में सारी चीजें पढ़ी हुई, तो सारी ही चीजें स्टाफिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट में तुम देखते हो कि कहां कहां से हम लोगों को अपनी कंपनी में ला सकते हैं काम करने के लिए। सिलेक्शन में तुम उनका रेज्यूमे देखते हो, टेस्ट देखते हो, इंटरव्यू लेते हो, बैकग्राउंड चेक करते हो, मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो, उसके बेसिस पे उनको सिलेक्ट करते हो। सिलेक्शन के बाद तुम उनका ट्रेनिंग करते हो, और ये सारी ही चीजें स्टाफिंग में आती हैं। डैश इज अ मैनेजमेंट फंक्शन टू फिल द रोल डिजाइंड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। रोल फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टाफिंग करते हैं ताकि जो भी रोल है उसको फिलअप किया जा सके। सिलेक्शन इज, सिलेक्शन किस चीज का प्रोसेस है, प्रेजेंट प्रोसेस, नेगेटिव, पॉजिटिव, डे टू डे प्रोसेस। कहते हैं कि जो सिलेक्शन है वो किस तरीके का प्रोसेस है। तो पहली चीज तुम्हें यहाँ पे ये चीज समझनी है कि स्टाफिंग नहीं पूछा है, सिलेक्शन पूछा है। ठीक है, कि सिलेक्शन किस तरीके का प्रोसेस है। तो सिलेक्शन में तुम क्या करते हो, रेज्यूमे देखते हो, अच्छा नहीं लगा रिजेक्ट कर देते हो, टेस्ट लेते हो, अच्छा नहीं लगा रिजेक्ट कर देते हो, इंटरव्यू लेते हो, अच्छा नहीं लगा रिजेक्ट कर देते हो, बैकग्राउंड चेक करते हो, अच्छा नहीं लगा रिजेक्ट कर देते हो। तुम रिजेक्ट करते हो हजारों एप्लीकेशंस को और सिलेक्ट करते हो कुछ 10 15 20 एप्लीकेशंस को। तो आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव प्रोसेस। तुम सिलेक्ट कर रहे हो 10 15 20 100 लोगों को, रिजेक्ट कर रहे हो हंड्रेड्स ऑफ इवन थाउजेंड्स ऑफ लोगों को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि रिजेक्शंस इसमें करी जाती है और बहुत लार्ज स्केल पे रिजेक्शंस करी जाती हैं। Which of the following type of selection test provides clue to a person's emotions, reactions, maturity and value system? हमें एक particular individual के इमोशंस के बारे में, टेक्निकली क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मुझे उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में जानना है कि किस तरीके, कितना ये मेच्योर है। ठीक है, हम देखो जो बंदा बहुत मेच्योर है, हम कहते हैं ना ये बहुत ज्यादा मेच्योर पर्सनैलिटी इस पर्सन की, इमेच्योर पर्सनैलिटी है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत वीक पर्सनैलिटी है। ठीक है ना, तो ये सभी बेसिस पे हम उनकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं। इसमें मैं उनके इंटरेस्ट को देख रही हूँ, इसमें उनकी इंटेलिजेंस को देख रही हूँ। एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं देखती हूँ क्या वो कुछ नया सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में मैं देखती हूँ उनके इमोशंस, उनके थॉट प्रोसेस, उनका मेच्योरिटी लेवल, उन चीजों को चेक किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स कौन सा नहीं है। एक्सटर्नल सोर्स यूजुअली होते हैं मैं कंपनी के बाहर से किसी को सिलेक्ट करूं, ठीक है, रिक्रूट करना चाहूं। लेकिन इंटरनल सोर्स क्या होता है, जो एक्सटर्नल नहीं होता वो इंटरनल होता है। वो क्या होता है, ट्रांसफर कर दो एक जगह से दूसरी जगह, प्रमोशन कर दो लोअर से अपर, डिमोशन कर दो अपर से लोअर लेवल पे। ठीक है, टेलीकास्टिंग, टीवी पे टेलीकास्ट करना एक्सटर्नल है। ओपन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट करना न्यूज़पेपर में, रेडियो पे, कहीं भी, ये भी हमारा क्या है, एक्सटर्नल है। प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जाना अगेन एक्सटर्नल है। इंटरनल मेरा क्या होगा, ट्रांसफर कर देना अपनी कंपनी के अंदर ही, एक जगह से दूसरी जगह एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया, बाहर बात ही नहीं गई, तो ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल नहीं है। नो इंटरफेरेंस ऑफ सुपीरियर इन टेकिंग द डिसीजन बाय सबऑर्डिनेट, सुपीरियर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता, मतलब किसी भी लेवल की बिल्कुल भी इंटरफेरेंस करी ही नहीं जाती। तो वो किसमें होती है, फ्री राइन, या फिर जिसको मैं लेजिस्फेरे स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहती हूँ। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, सिर्फ लीडर ही होता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक में क्या होता है, लीडर और सबऑर्डिनेट दोनों मिलकर काम करते हैं। बट फ्री राइन में क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है अकेला, सुपीरियर बिल्कुल बीच में इंटरफेयर करता ही नहीं है। इसमें सिर्फ सुपीरियर, इसमें दोनों होते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट होता है, सुपीरियर आता ही नहीं है। मेरा आंसर क्या होगा, ए। डैश प्रोसेस इन्वॉल्व्स एलिमेंट्स लाइक सोर्स, एनकोडिंग, मीडिया, चैनल, रिसीवर। ये सब किसमें आते हैं बेटा, ये सब किसमें आते हैं, कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है कि पहले हमारे पास एक सेंडर होता है, उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है, वो उस मैसेज को एनकोड करता है, किसी वो उस अपने आइडिया को एनकोड करता है एक मैसेज के फॉर्म में, फिर उस मैसेज को किसी मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाता है। रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है, उसको डिकोड करता है, अंडरस्टैंड करता है, और फिर उसका फीडबैक पहुंचाता है वापस सेंडर के पास। और इस सारे प्रोसेस में नॉइस होती है। ये सारा किस चीज का प्रोसेस है, कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें सोर्स आ गया, इनकोडिंग, मीडिया, रिसीवर, डिकोडिंग, नॉइस, फीडबैक, सब कुछ आता है, किसमें आता है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, जिसके ऊपर तुम्हारा इस बार बोर्ड्स में क्वेश्चन भी आया था। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? अगर तुमने मोटिवेट किया है सभी एम्प्लॉइज को, उसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या सब पे इनवेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा, यूनिफॉर्म होगा या सेम होगा? सबके ऊपर किस तरीके का इंपैक्ट होगा? पहली चीज तुम देखो, यूनिफॉर्म और सेम का मतलब सेम ही नहीं है, इन दोनों का मतलब तो एक जैसा ही है, सेम और यूनिफॉर्म, इट मीन्स द सेम थिंग, दे आर सिनोनिम्स। तो अगर सेम मतलब वाले दो ऑप्शंस है तो वो दोनों कभी भी नहीं हो सकते। एंड टेक्निकली बोला क्या गया है कि अगर मैं मोटिवेट कर रही हूँ तो हर एम्प्लॉय अलग तरीके से मोटिवेट होता है, कोई रिकॉग्निशन से मोटिवेट होता है, कोई सिर्फ पैसे से मोटिवेट होता है, कोई प्रमोशन से होता है, कोई किसी और चीज से मोटिवेट होता है, ठीक है। तो हर इंसान के लिए अलग सोर्स होता है मोटिवेशन का। तुम्हें अगर सेम तरीके से मोटिवेट कर रहे हो तो उसका हर एक एम्प्लॉय के ऊपर अलग वेरिएबल इफेक्ट होगा। इनवेरिएबल का भी सिमिलरली सेम ही मतलब होता है इनके जैसा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वेरिएबल, सबके ऊपर अलग अलग इंपैक्ट होगा। Name the element of directing which involves systematic and continuous process of telling, listening, understanding। बताया, सुना, अंडरस्टैंड किया, ये सब किस में हो रहा है? ये सब कम्युनिकेशन में ही तो हो रहा है कि तुमने किसी को बताया, उन्होंने तुम्हें जवाब दिया, तुमने अंडरस्टैंड उनको किया, उन्होंने तुमको किया, कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। डैश नीड्स आर द मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की ऑफ मोटिवेशन। सबसे बेसिक कौन सी होंगी? बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होंगी, और क्या होंगे? प्राइमरी नीड्स भी इनको बोला जाता है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को। सबसे नीचे, सबसे लोअर लेवल पे आती है, सबसे पहली नीड किसी भी इंसान की क्या होती है? बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। When the deviations between the actual performance and the planned performance are within the limits, अगर actual performance और planned performance के बीच की जो डेविएशंस है वो एक लिमिट के अंदर है तो क्या होगा? नो करेक्टिव एक्शन इज टेकन, लिमिटेड करेक्टिव एक्शन इज टेकन, माइनर इज टेकन, मेजर करेक्टिव एक्शन इज टेकन। अब लेट्स से मुझे इसका आंसर नहीं पता, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? लिमिटेड और माइनर काफी हद तक सिमिलर ऑप्शन है। लिमिटेड एक्शन लिया, बहुत छोटा सा एक्शन लिया, मींस टेक्निकली मींस द सेम थिंग। अगेन दो ऑप्शन जिनका सेम मतलब है वो नहीं हो सकती। मेजर करेक्टिव एक्शन क्यों लूंगी जब लिमिट्स के अंदर है मेरा जो भी प्रॉब्लम है, तो मेजर एक्शन थोड़ी लूंगी। तो टेक्निकली जब लिमिट्स के अंदर होता है तो कोई एक्शन लिया ही नहीं जाता। हमने सोचा था कि वैसे तो 98 मार्क्स आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 96 से 98 के बीच में वेरी करने चाहिए, तो कि 96 से 98 के बीच में आए हैं तो मैं कोई एक्शन नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि यही मैंने सोचा था, इतना मेरा आ गया। तो आंसर क्या होगा? जब लिमिट्स के बीच में वेरिएशन है तो मैं कोई भी एक्शन नहीं लेती हूँ। सीपीसी फोकस ऑन, सीपीसी किसके ऊपर फोकस करता है? तो देखो सीपीसी मेरा बोलता है कि आप कुछ एक की रिजल्ट एरियाज फाइंड आउट कर लो जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की रिजल्ट एरियाज के ऊपर तुम जो है फोकस करोगे। हर चीज के ऊपर फोकस मत करो, की रिजल्ट एरियाज के ऊपर फोकस करो। तो सीपीसी मेरा डेविएशंस को एनालाइज करने का तरीका है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसके अंदर मैं कुछ की रिजल्ट एरियाज निकालती हूँ। मैं कहती हूँ ये मेरे लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको मैं सबसे पहले देखती हूँ, तो की रिजल्ट एरियाज निकालती हूँ, उनके ऊपर मैं फोकस करती हूँ। Reducing the worker absenteeism in the factory by 20% is an example of कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे वर्कर्स हैं उनका एब्सेंटिज्म रिड्यूस हो गया है 20% से। ये किस चीज का एग्जांपल है? तुम क्लियरली यहाँ पे देख रहे हो कि मुझे एक क्वांटिटी, एक नंबर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है कि हमें एब्सेंटिज्म को अपनी फैक्ट्री में 20% से कम करना है। तो यहाँ पे किसी क्वालिटी की बात नहीं हो रही कि अच्छे एम्प्लॉयज बुरे एम्प्लॉयज, नहीं। यहाँ पे कोई डेविएशन की भी बात नहीं हो रही कि डेविएशन तब होगी जब मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे, मैं दोनों को कंपेयर करूंगी, एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस को, और फिर डेविएशन निकालूंगी। ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। और चेंजेस इज वेरी जेनरिक वर्ड, तो यहाँ पे मुझे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड की बात करेगी कि मेरे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है कि 20% से मुझे किसी चीज को कम करना है। क्वांटिटी नंबर की बात हो रही है। नेम द प्रोसेस विच हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स, बजट्स टू डील विद द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। फाइनेंशियल टेक्निकली ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं टाइप्स ऑफ प्लान। तुम्हें समझ आ रहा है ना प्लान के अंदर क्या क्या टाइप्स होते थे? स्टैंडिंग प्लान और हमारे क्या होते थे? सिंगल यूज प्लान। तो ये दोनों ही टाइप ऑफ प्लान में ये सब कुछ आता था, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम, बजट, स्ट्रैटेजी, है ना, रूल्स, ये सारे टाइप्स ऑफ प्लान में आते थे। अब वही प्लानिंग अगर मैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज की करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगा। टेक्निकली बात तो बाकी सारी सेम हो गई, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ प्लान है, अगर फाइनेंस की करूंगी तो फाइनेंशियल प्लानिंग बन जाएगी। In what type of organization is the investment in fixed asset essential? Investment in fixed asset किसमें सबसे ज्यादा जरूरी है? तो देखो ये
दोनों मेरी सर्विस सेक्टर की है, ट्रेडिंग करना सर्विस सेक्टर मींस द सेम थिंग, ट्रेडिंग भी सर्विस सेक्टर होता है, आईटी में भी सर्विस ही होती है, प्रोडक्शन नहीं होती है। फिक्स्ड एसेट वहां पे चाहिए जहां पे हमें प्रोडक्शन करनी होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेरा आंसर होना चाहिए। सर्विस सेक्टर में मुझे जो है सर्विस सेक्टर में मुझे फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, कोई बहुत बड़ी मशीनरी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। फिक्स्ड एसेट की मुझे जरूरत होती है प्रोडक्शन वाले में, सर्विस सेक्टर में नहीं होती है। While taking investment decision, if there is only one project, its viability is assessed in terms of, कहते हैं अगर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, उस एक प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को मैं किस टर्म्स में जो है असेस कर सकता हूँ? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, रिस्क इन्वॉल्व, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होना चाहिए? रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। बेसिकली देखो, जब मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती हूँ तो मैं इसको और इसको चेक करते हो, तीन चीजें चेक करते हैं, रिस्क को, कैश फ्लो को और रिटर्न को, ठीक है। अब रिस्क अगर दो चीजें हैं तो ही मैं दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ ना, कि इसमें कम रिस्क है, इसमें ज्यादा रिस्क है, कम रिस्क वाला चूज कर लेते हैं। कैश फ्लो इसका बेटर है, इसका नहीं है। रेट ऑफ रिटर्न बेटा जी मुझे देखना ही पड़ेगा इवन इफ देयर सिंगल प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न को मैं कंपेयर करूंगी अपने कॉस्ट ऑफ डेट के साथ, और फिर मैं देखूंगी मुझे डेट से पैसा उठाना है, इक्विटी से पैसा उठाना है ना, कैसे उठाना है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिटर्न तो मुझे चाहिए ताकि मैं उसको कॉस्ट ऑफ डेट के साथ कंपेयर कर सकूं। तो रेट ऑफ डेट जो है, रेट ऑफ रिटर्न जो है, ये मेरा आंसर होगा, ताकि मैं उसको कॉस्ट ऑफ डेट के साथ कंपेयर करके देख सकूं क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए तो मुझे डेट से पैसा उठाना है, इक्विटी से पैसा उठाना है, ये चीज मैं देखती हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच अफेक्ट्स बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क। प्रॉफिटेबिलिटी को भी और रिस्क को भी, दोनों को इफेक्ट किया जाता है। तो वो कौन इफेक्ट करता है? वो इफेक्ट करता है मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि रिस्क किस में ज्यादा है? रिस्क ज्यादा है मेरे डेट में, ठीक है ना। सिमिलरली प्रॉफिटेबिलिटी भी किसमें ज्यादा है? प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है अगर मैं डेट लेती हूँ, ठीक है। अब प्रॉफिट भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है, अब क्या करना चाहिए? तो तुम्हें वो सोचना पड़ेगा। तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर डेट और इक्विटी के बीच में स्प्लिट होता है, और तुम देखते हो कि दोनों में से किसमें मैं जाना चाहता हूँ। उन दोनों के बेसिस पे तुम्हारे डेट और इक्विटी के बेसिस पे रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी जो है अफेक्ट होती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अफेक्ट होती है। डैश एम्स एट इनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी and timing of the funds and helps in smooth functioning of the organization। कह रहे हैं कि हमें ना जब भी पैसा चाहिए और जितना पैसा चाहिए तब हमें वो मिल जाए, ये कौन हमें गारंटी करके देता है कि मुझे अगर आज पैसा चाहिए और जितना पैसा चाहिए एग्जैक्टली उतना मुझे आज की डेट में मिल जाए? ये कौन मुझे गारंटी करके देता है? ये गारंटी करके देता है मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग की मुझे जब पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए उतना हमें मिल जाएगा। ये कौन इनेबल करवा के देता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। द कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज इज नोन एज, यूटिलिटीज को कलेक्शन करके, इकट्ठा करके मैं उसको क्या बोलती हूँ? मैं उसको एक प्रोडक्ट बोलती हूँ। अगर तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, तुमने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं कि अगर एक कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट खरीदना है तो उस कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट से कुछ यूटिलिटी मिलनी चाहिए, तभी वो खरीदेगा, वरना वो खरीदेगा ही नहीं अगर उसको यूटिलिटी नहीं मिलती। तो यूटिलिटीज का बंडल ही होता है एक प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो एक कस्टमर के दिमाग में कुछ वैल्यू बनाए, तभी मैं उस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बोल सकती हूँ, तभी वो बाजार में बिक सकता है, वरना कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। Dash ensures that goods belong to particular quality and helps in realizing higher price for the higher quality। ठीक है, तो मुझे अगर एक पर्टिकुलर क्वालिटी ही चाहिए तो वो मैं कैसे इंश्योर करवाती हूँ? वो मैं करवाती हूँ ग्रेडिंग से। देखो ग्रेडिंग के अंदर मैं क्या करती हूँ, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। हमें बहुत क्लियरली पता है जिसका ग्रेड ए है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, जो ग्रेड सी का है वो बुरी क्वालिटी का होगा। तो जब भी मैं ग्रेडिंग करती हूँ वहां पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक प्रोडक्ट एक क्वालिटी का है, दूसरा प्रोडक्ट दूसरी क्वालिटी का है, और हाई क्वालिटी के लिए मुझे हायर और बेटर जो है प्राइस दिलवाने में मदद भी करता है ग्रेडिंग, ठीक है। सेल्स प्रमोशन में हम क्या करते हैं? सेल्स प्रमोशन में बेसिकली हमें जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है या जब भी मुझे अपनी इन्वेंट्री खत्म करनी होती है तो मैं सेल्स प्रमोशन करती हूँ, जिसमें मैं इंस्टेंट डिस्काउंट लगा देती हूँ कि शॉर्ट टर्म में अगले 1 से 2 दिन में तुम्हारी सेल चल रही है, तुम लाके आओ और सामान लेकर चले जाओ, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन में क्या होता है? डीलिंग विद कस्टमर्स, वो तो सभी चीजों में होता है, स्पेसिफिकली इसमें थोड़ी होता है। प्रमोटिंग प्रोडक्ट, वो भी हर तरीके की प्रमोशन में होता है। प्रमोटिंग डील्स विद इंटरमीडिएट्स, जी नहीं। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू एनकरेज कस्टमर्स टू बाय दी प्रोडक्ट। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है? एकदम शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दिया जाता है प्रोडक्ट को खरीदने का, कि 2 दिन की सेल है, 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, तो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दिया जाता है। In advertising, there is no direct face-to-face contact between the prospect and the advertiser. The feature of advertising stated here। तो कहते हैं जब तुम एडवर्टाइजिंग करते हो टीवी पे, न्यूज़पेपर में, तो वहां पे तुम्हारा जो है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है प्रोस्पेक्ट के साथ, कस्टमर के साथ। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कब होता है? जब तुम पर्सनल सेलिंग करते हो, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तुमने अपनी एड दिखा दी, कस्टमर ने देख ली, तुम कहीं और बैठे हो, कस्टमर कहीं और से देख रहा है, ठीक है। ये क्या, इसका मतलब क्या है? इम्पर्सनल है, ये पर्सनल नहीं है। ये सब
सब किस में होता है, पर्सनल सेलिंग में होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, इम्पर्सनल। तो ये क्या है, इम्पर्सनल है, ठीक है। Most organizations, businesses, or otherwise nowadays have a separate department to manage the PR, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस को मैनेज करने वाले डिपार्टमेंट को क्या बोला जाएगा, जो भी डिपार्टमेंट मेरे पब्लिक रिलेशंस को मैनेज कर रहा है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है, मैं कीवर्ड मैचिंग भी करके देखूं, उसको पीआर डिपार्टमेंट ही तो बोला जाएगा, ठीक है ना। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो स्पेसिफिकली पीआर वाला नहीं होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तुम ओवरऑल सब कुछ ही कर रहे होगे, ठीक है, बट स्पेसिफिकली पीआर के लिए आपका पीआर डिपार्टमेंट बनेगा। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस इज नॉट गुड। तो ये कौन सा राइट है, इसको हम बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। देखो, राइट टू बी हर्ड जो है तुम्हारा, राइट टू बी हर्ड कहता है कि तुम्हें सुना जाएगा किसी पर्टिकुलर कोर्ट में, किसी पर्टिकुलर कमीशन में, किसी पर्टिकुलर फोरम में। जवाब मिले ना मिले, तुम्हें सोल्यूशन मिले ना मिले, वो राइट टू हर्ड में नहीं बोला जाता। राइट टू हर्ड कहते हैं बस तुम्हें सुना जाएगा। पहले तो कस्टमर को सुना भी नहीं जाता था, अब इसमें सुना जाएगा। राइट टू सीक रिड्रेसल में होगा कि तुम्हें उस सुनवाई के बाद सोल्यूशन भी मिलेगा। तो राइट टू सीक रिड्रेसल में होगा कि तुम्हें रिलीफ भी मिलेगा, सोल्यूशन भी मिलेगा। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किसमें कर रहे हो, नॉट ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड्स, इशूइंग अ गिफ्ट स्कीम, होर्डिंग, ऑल ऑफ दिस। इन सभी में तुम क्या कर रहे हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो। तुम स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे हो, तुम सामान इकट्ठा करके रख लिया जानबूझ के ताकि शॉर्टेज हो सके और फिर तुम हायर प्राइस चार्ज कर सको, ऐसे गिफ्ट स्कीम बना दो और फिर उसके बाद लोगों को स्कैम कर लो। ये सब चीजें जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती हैं। Which consumer rights suggest that consumer has access to variety of product and services at competitive prices। कहते हैं कि कंज्यूमर जो है ना, तुम कंज्यूमर को ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी मेरी दुकान में आए हो तो मेरी ही दुकान का प्रोडक्ट खरीदोगे, तुम किसी और का प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसा कौन सा राइट है कंज्यूमर का जिसमें कंज्यूमर के पास मल्टीपल ऑप्शंस है, इवन एट द सेम प्राइस, अलग अलग तुम्हें जो वेराइटी मिलेगी। देखो, अगर कंज्यूमर को जो है और कुछ और मिले ही नहीं, ठीक है, अगर तुम्हारी मोनोपोली है तो कंज्यूमर ना चाहते हो उसको तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मोनोपोली नहीं बना सकते हो। तुम्हें जो है अश्योर करना पड़ेगा कि तुम्हारी मोनोपोली नहीं है, कंज्यूमर के पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं जो अवेलेबल हैं जिनको कंज्यूमर खरीद सकता है, ठीक है। तुम्हारी मोनोपोली, टेक्निकली मोनोपोलीज के अगेंस्ट कौन सा राइट है कंज्यूमर के पास, वो है राइट टू बी अश्योर्ड। कि ऐसा नहीं होगा एक ही प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी है पूरे बाजार में जो सामान बेचते हैं, अगर ऐसा होगा तो मोनोपोली हो जाएगी और कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही नहीं होगा, उसको ना चाहते हुए भी वही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। बट वो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर के पास राइट टू बी अश्योर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सेटअप करती है जी, ऑब्वियसली बात है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेम ही बात है, ये नहीं करती। इन तीनों को स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है। नेशनल गवर्नमेंट किसको सेटअप करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको सेटअप करती है, नेशनल कमीशन को सेटअप करती है। डैश स्टेट्स दैट द कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड in the case of dissatisfaction। right to be heard के केस में ऐसा होता है कि तुम केस फाइल कर सकते हो और तुम्हारी बात, तुम्हारा केस सुना जाएगा तुम्हारा केस, और तुम्हें जो है कहीं ना कहीं जाके अपनी बात रखने का, अपने केस को प्रेजेंट करने का मौका इन द फर्स्ट प्लेस दिया जाएगा। सोल्यूशन मिलना बाद की बात है, वो होगा राइट टू सीक रिड्रेसल में। राइट टू बी हर्ड में बस मैं इतना कह रही हूँ कि तुम्हारी बात इन द फर्स्ट प्लेस सुनी जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट टू बी हर्ड। चलो, इसके साथ हमारे मॉक टेस्ट दोनों खत्म होते हैं। बीएसटी का मॉक 1 भी देखना, मॉक 2 भी देखना, इको का भी देखो, अकाउंट्स का भी देखो। एंड प्लीज, अगर अभी तक तुमने पढ़ना शुरू नहीं किया है, अगर इन मॉक टेस्ट में तुम्हारे 50 में से 45 या 45 से कम गलत हो रहे हैं, तो तुम्हें जो है लिटरली अभी बहुत ज्यादा और पढ़ने की जरूरत है। प्लीज अंडरस्टैंड, 50 में से 48 तो तुम्हारी लास्ट लिमिट होनी चाहिए, इससे ज्यादा गलत तुम्हें नहीं करने हैं। 2 से ज्यादा गलत तुम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारी लास्ट लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे, एंड प्लीज बहुत अच्छे से जी जान से मेहनत करके पढ़ लो ताकि ये लास्ट 15 दिन में भी तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज मिल सके, ठीक है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी वीडियोस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।